नमस्कार साथियों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 6 अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम समझेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, बजट क्या होता है, जीडीपी क्या होती है, विकास दर क्या होती है और प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उद्योग क्या होते हैं जिनसे हमें भारत सरकार को आय प्राप्त होती है और हमको सारी की सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं भारत सरकार को, और उसमें स्थिति क्या है वो हम सारी की सारी देखेंगे। तो डालिए आप ऊपर टॉपिक अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था को हम कैसे परिभाषित करेंगे, तो सबसे पहले समझ लीजिए, मान के चलिए हम अपने भारत की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि किसी देश या क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं जिनका विनिमय, वितरण और बिक्री और उपभोग की गई वस्तुओं का समूह ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। या हम कह सकते हैं सादा सिंपल भाषा में कि किसी भी देश की आर्थिक समस्त क्रियाओं को व्यक्त करना ही अर्थव्यवस्था है। तो इसको हम क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर, किसी देश या क्षेत्र में, किसी देश या क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं, किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं, फिर उत्पादन, वितरण, विनिमय, बिक्री और उनका उपभोग आदि गतिविधियों का समूह। एक तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन, और एक अगर डेफिनेशन की बात करें सादा सिंपल भाषा में, यदि आपको ये कठिन लगे तो किसी देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं को व्यक्त करना ही अर्थव्यवस्था है। किसी देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं को व्यक्त करना ही उस देश की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा डेफिनेशन अर्थव्यवस्था की। पहला क्या था, दो डेफिनेशन मैंने बताई, जो आपको सरल लगे, जो उचित लगे आप वो याद कर सकते हैं। पहला क्या, किसी देश की, मान के चलते हैं हम अपने देश पर ही चलते हैं, तो किसी देश या क्षेत्र में वस्तुएं कोई सी भी हो सकती हैं, और सेवाओं की यदि हम बात करें तो सेवाएं कोई सी भी सेवाएं हो सकती हैं, जिनमें कि हम किसी को सेवा दे रहे हैं या हम पढ़ा रहे हैं, बैंकिंग सेवा है, सड़क परिवहन है, शिक्षा है, कुछ भी इसमें ले सकते हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, किसी प्रकार की सेवा हो सकती है। उसके बाद उत्पादन, किसी वस्तु का उत्पादन कैसा हो रहा है, फिर वितरण, उस वस्तु का उत्पादन होने के बाद उसका वितरण कैसा हो रहा है, विनिमय और उसकी बिक्री, और उसके बाद उनका उपभोग कौन कौन कर रहा है, ऐसी गतिविधियों का समूह ही हमारी क्या है, अर्थव्यवस्था है। या आप इसको याद कर लीजिए, किसी देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, आर्थिक क्रिया है। तो समस्त आर्थिक क्रियाओं का समूह ही उस देश की अर्थव्यवस्था को व्यक्त करता है। जब हम अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ शब्द आते हैं, तो उन शब्दों के विषय में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला शब्द आता है हमारे पास जीडीपी, दूसरा शब्द आता है हमारा, पहला आएगा बजट, ठीक है, बजट हो जाएगा, और फिर हो जाएगा तुम्हारा जीडीपी, और जीडीपी के बाद हो जाएगा तुम्हारा विकास दर, और फिर उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, फिर आएगा तुम्हारा द्वितीयक क्षेत्र,
और फिर आएगा तुम्हारा तृतीयक क्षेत्र, और फिर आ जाएगा तुम्हारा निर्माण, और फिर आपका आ जाएगा प्रमुख उद्योगों का समूह। कौन से मतलब उद्योगों से भारत को आय प्राप्त होती है, तो प्रमुख उद्योगों का समूह। इन टॉपिकों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और इन टॉपिकों के जरिए आपको अर्थव्यवस्था जो आज तक आपको कठिन लगती आई है, आपने कई चैनल देखे होंगे यूट्यूब पर जिन पर या तो कॉन्सेप्ट इतना उलझा हुआ है या फिर इतना कठिन कॉन्सेप्ट बना दिया है कि अर्थव्यवस्था के नाम से स्टूडेंट हमेशा घबरा जाते हैं कि अर्थव्यवस्था का टॉपिक कहाँ से क्लियर करें। तो पहली तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई बिल्कुल सरल भाषा में। अब हम बात करते हैं कि बजट क्या होता है। जब तक हम इनका अंदर की चीजें नहीं समझेंगे तब तक हमको पता ही नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो बजट क्या है? बजट एक फ्रांसीसी भाषा का बुगेट्टी शब्द से लिया गया है। बजट का शब्द कहां से लिया गया? बजट शब्द फ्रांसीसी भाषा बुगेट्टी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। यानी कि चमड़े का थैले से आशय यह है किसी भी देश में आय और व्यय को बताने वाला, मतलब एक किसी देश की या क्षेत्र की या राज्य की आय और व्यय बताने का वार्षिक जो अनुमान पत्र होता है उसे हम बजट कहते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे बजट में? सबसे पहले तो बजट में आप लिखेंगे पॉइंट बजट का फ्रांसीसी शब्द बुगेट्टी, फ्रांसीसी शब्द बुगेट्टी से लिया गया है, बुगेट्टी से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला, चमड़े का थैला। अगला पॉइंट इसमें हम लिखेंगे बजट क्या है? तो आय और व्यय, आय और व्यय, आय और व्यय को प्रदर्शित करने वाला, आय और व्यय को प्रदर्शित करने वाला अनुमान पत्र। क्या हो जाएगा? आय और व्यय को प्रदर्शित करने वाला अनुमान पत्र ही बजट को प्रदर्शित करता है। अब हम और इसमें बात कर लें तो बजट में जो हमारा भारतीय अनुच्छेद है 112, कौन सा है? भारतीय अनुच्छेद जो हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 112, उसमें स्पष्ट रूप से इस बात की चर्चा की गई है कि भारत का वार्षिक केंद्रीय बजट, वित्तीय बजट जो है वह अनुच्छेद 112 के अंतर्गत ही आपको पेश किया जाना है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत देश का केंद्रीय बजट वित्तीय वार्षिक पेश किया जाए, वार्षिक पेश किया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत देश का केंद्रीय बजट, वार्षिक बजट पेश किया जाता है। यानी कि एक साल का जो बजट है उसको पेश किया जाता है। अभी प्रेजेंट में हमारे भारत की वित्त मंत्री कौन है? तो हमारे प्रेजेंट में भारत की जो वित्त मंत्री हैं वह निर्मला सीतारमण हैं, जिन्होंने 23 जुलाई 2024 को भारत का 7वां बजट पेश किया है। और यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में वित्त मंत्री आपके जो हैं वो हैं जगदीश देवड़ा, जिन्होंने 3 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश का बजट पेश किया है। तो लिख लीजिए यहां पर आप भारत की वित्त मंत्री, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 23/7/2024-25 का बजट पेश किया गया, बजट पेश किया
गया। और ये बजट कौन सा था आपका? 7वां बजट पेश हुआ है। कौन सा बजट पेश हुआ है? आपका 7वां बजट पेश हुआ है। और यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा, अब यहाँ पर देखो तारीख आपको याद करने की जरूरत, बिल्कुल ट्रिक है, एकदम सीधी सीधी सी। जैसे यहाँ पर 23/7/2024-25 है, तो यहाँ से 2 हटा दो तो कितना है? 3/7/2024-25। तो मतलब पहले भारत का पेश हुआ और उसके बाद वो पहले मध्य प्रदेश का पेश हुआ, उसके बाद भारत का हुआ। तो इन्होंने बजट पेश किया। अब सीधी सीधी सी एक जो सिंपल कहानी है वो समझ लीजिए। जैसे हमारा भारत देश है, भारत के पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर भारत की यदि हम बात करें तो 36 संतानें हैं या 36 पुत्र हैं। और वो 36 के 36 पुत्र भारत को कितना पैसा कमा कर देते हैं, वो सारी की सारी चीजें ही बजट है। अब उनमें से पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, यानी कि जो एक पुत्र है इनका भारत का मध्य प्रदेश, वो है कितने रुपए इनको कमा कर देता है, मतलब उसकी स्थिति क्या है। तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं बजट में। तो मतलब पूरा इसका निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है? पहले तो भारत की पूरी आर्थिक व्यवस्था, पूरा बजट, यानी कि जितने भी राज्यों से बजट आ रहा है वो पूरा का पूरा बजट निकाला जाता है। और उसके बाद उसमें जो मध्य प्रदेश की स्थिति होती है, मध्य प्रदेश का एक सिंगल बजट होता है, तो उससे हम तुलना कर सकते हैं। यानी कि दो आर्थिक व्यवस्थाओं का क्या? दो अर्थव्यवस्थाओं का बजट निकालना और उनकी आय और उनके व्यय की तुलना करके ही हम एक अर्थव्यवस्था में दूसरे अर्थव्यवस्था की स्थिति को हम व्यक्त कर सकते हैं। तो आपने यहां तक नोट कर लिया। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से मैं इसको साफ करने वाला हूं। अब आपने बजट देख लिया, क्या होता है, बजट के बारे में बता दिया मैंने। अब हम चलते हैं दूसरे अपने शब्द की तरफ, और दूसरा शब्द है जीडीपी किसे कहते हैं। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। अब जीडीपी क्या है तो समझिए। तो मतलब किसी देश में एक निर्धारित समय में, किसी देश में निर्धारित समय में निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। मान के चलिए अपना भारत देश है, और उस भारत देश में एक साल के अंदर में एक निश्चित समय के अंदर जो भी वस्तुएं बन रही हैं और जो भी सेवाएं हैं, उनका जो मौद्रिक मूल्य है उसी को हम जीडीपी कहते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश में एक निश्चित अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही उस देश की जीडीपी है, उस देश की जीडीपी है। ठीक है। अब ये हो गई किसी देश की जीडीपी। अब देश के अंदर यदि किसी राज्य की जीडीपी अगर करना हो तो परिभाषा तो सिर्फ यही रहेगी, लेकिन फिर उसे अपन जीडीपी नहीं बोलेंगे, उसे अपन बोलेंगे जीएसडीपी, यानी कि ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। तो अगर राज्य की अपन कहेंगे तो राज्य के लिए क्या हो जाएगा वर्ड? जीएसडीपी। ये क्या हो जाएगा? ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये क्या हो जाएगा अपना?
किसी राज्य की जीडीपी। अब इसके बाद आते हैं अगला पॉइंट अपना विकास दर की तरफ, या विकास किसे कहते हैं, विकास दर। तो विकास दर देख लीजिए। तो विकास दर देखिए, किसी जीडीपी में, जीडीपी अपन ने देख ली, अब देख रहे हैं विकास दर। तो किसी जीडीपी में, किसी देश की अर्थव्यवस्था में, किसी देश की अर्थव्यवस्था में उसकी जीडीपी में सालाना यानी कि वार्षिक, एक साल में मौद्रिक मूल्यों में कमी या कीमत में कमती या बढ़ोतरी को ही हम उस देश की विकास दर कहते हैं, या उस अर्थव्यवस्था की हम विकास दर कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, किसी अर्थव्यवस्था में या किसी अर्थव्यवस्था की, किसी अर्थव्यवस्था की जीडीपी में सालाना या वार्षिक, सालाना या वार्षिक उत्पादों की कीमतों में कमी, कीमतों में कमी या बढ़ोतरी, कीमतों में कमी या बढ़ोतरी क्या कहलाएगा, उस देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर कहलाएगी। तो हमने सबसे पहले जाना कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, उसके विषय में हमने चर्चा की, और उसके बाद दूसरा हमने देखा कि विकास दर क्या है, बजट क्या है, जीडीपी क्या है। अब उसके बाद जो शब्द उपयोग में आते हैं, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र से हमें कितनी आय होती है, द्वितीय क्षेत्र से हमें कितनी आय होती है, तृतीय क्षेत्र से हमें कितनी आय होती है, या भारत सरकार ने इस वर्ष क्या निर्माण किया, क्या बनाया, किन उद्योगों से चीजें प्राप्त की, तो उन सभी के बारे में हम बारीकी से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। फिर उसके बाद हम तरीके से जो बजट होता है कैसे पेश किया जाता है, वो सारी की सारी चीजें बताएंगे। तो सबसे पहले अपन चलते हैं प्राथमिक क्षेत्र किनको कहते हैं। तो क्या लिखेंगे अपन, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। और दूसरा अपना कौन सा होता है, द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा अपना क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र। इनके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सुनिए ध्यान से, प्राथमिक क्षेत्र, जैसा कि आपको इसके शब्द से ही ऐसा लग रहा है, प्रा यानी कि प्रकृति, मतलब वे क्षेत्र जिनमें उत्पादों की, यानी कि जिनमें उत्पादनों की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों का या प्राकृतिक साधनों का उपयोग होता है, उन्हें हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि कृषि से संबंधित कुछ क्रियाएं, जैसे कि उत्पादन करना, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और उत्खनन। तो ये अपनी परिभाषा हो गई किसकी, प्राथमिक क्षेत्र की। तो वे क्षेत्र लिख लीजिए आप, वे क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां पर उत्पादन के लिए प्राकृतिक साधनों की आवश्यकता होती है, जहां पर उत्पादन के लिए प्राकृतिक साधनों की आवश्यकता होती है, उन्हें ही हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इनमें कृषि से उत्पादित क्रियाएं जैसे पशुपालन, उत्पादन, मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन आदि। तो लिख लीजिए यहां पर, तो वे क्षेत्र, वे क्षेत्र जिनमें उत्पादन के लिए, जिनमें उत्पादन के लिए प्राकृतिक साधनों की आवश्यकता होती है, प्राकृतिक साधनों की या प्राकृतिक साधनों का उपयोग किया जाता है, प्राकृतिक साधनों का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उन्हें हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। प्राकृतिक साधन जैसे कृषि उत्पादित क्रियाएं, जैसे कृषि उत्पादित क्रियाएं कौन कौन सी हो जाएंगी आपकी, पहली हो जाएगी आपकी देखो उत्पादन, कृषि वाले क्या करेंगे, उत्पादन, और उत्पादन करेंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे, पशुपालन, और पशुपालन के बाद क्या करेंगे, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, और फिर उसके बाद अगला क्या होगा तुम्हारा खनन, जैसे कि हीरे की या कोयले की खुदाई की जाती तो वहां पर क्या चलता है, खनन और उत्खनन। तो ये अपना क्या हो गया, वे क्षेत्र जहां उत्पादन के लिए प्राकृतिक साधनों का उपयोग किया जाता है, उन्हें हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं।
जैसे कि कृषि उत्पादित क्रियाएं, उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और उत्खनन। अब आते हैं हम द्वितीय क्षेत्र पर। तो द्वितीय क्षेत्र क्या होता है? द्वितीय क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र के वे उद्योग शामिल हैं जिनसे कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि यहाँ से किसान जब कोई चीज उत्पादित करेगा तो वो कैसा माल माना जाएगा? कच्चा माल। तो वो कहाँ पर ले जाकर कहीं ना कहीं तो उद्योग में बेचेगा। तो वो जब उद्योग में बेचेगा तो ऐसे उद्योग यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के वे उद्योग द्वितीय क्षेत्र में शामिल हैं जिनसे कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र के वे उद्योग शामिल हैं, प्राथमिक क्षेत्र के वे उद्योग शामिल हैं जिनसे प्राप्त कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाता है, उन्हें ही हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। अब बारी आती है हमारी तृतीय क्षेत्र की कि तृतीय क्षेत्र किन्हें कहते हैं। तो तृतीय क्षेत्र में तुम्हारा क्या आ जाएगा? तो तृतीय क्षेत्र में तुम्हारा आ जाएगा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सेवा है, बैंकिंग है, परिवहन है, और ये सारी की सारी सुविधाएं जो होती हैं वह किसमें आ जाती हैं? तृतीय क्षेत्र में। यानी कि वित्तीय जो चीजें होती हैं, वित्तीय उपकरण जो सारे के सारे होते हैं, उन्हें हम किसमें रखते हैं? तृतीय क्षेत्र में रखते हैं। वित्तीय यानी कि पैसा, जैसा कि आपको सबको पता है कि वित्त यानी कि पैसा। तो जिन चीजों से पैसा प्राप्त होता है, सेवाएं दे रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई डॉक्टर है आपका इलाज कर रहा है, कोई इंजीनियर है, तो कोई सड़क परिवहन आपका ले लीजिए, रेल परिवहन ले लीजिए, तो ये सारी की सारी चीजें किसमें आ जाएंगी? आपकी तृतीय क्षेत्र में आ जाएंगी। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे तृतीय क्षेत्र में? तो सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके बाद तुम्हारा खुदरा पेशेवर, इसके बाद तुम्हारी बैंकिंग के बाद आ जाएगा आपका परिवहन के बाद आ जाएगा आपका बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया। और इसके बाद यदि हम बात कर लें तो तुम्हारी जैसे कि सेवा में जैसे मैंने बताई दिया, सेवा में क्या हो सकता है? कोई टीचर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई भी। तो मतलब जितने के सारे उपकरण हैं, यानी कि वित्तीय उपकरण, शिक्षा, सेवा, स्वास्थ्य, खुदरा पेशेवर, बैंकिंग, परिवहन आदि, ये सारी की सारी चीजें किसमें रखेंगे हम? तृतीय क्षेत्र। मतलब तृतीय क्षेत्र में जो भारत को आय प्राप्त होगी, जो मध्य प्रदेश को प्राप्त होगी आय, वो इन क्षेत्रों से प्राप्त होगी, और प्राथमिक क्षेत्रों से जो आय प्राप्त होगी वो इन क्षेत्रों से प्राप्त होगी। और द्वितीय क्षेत्र में किन से आय प्राप्त होती है भारत को? जो कच्चा माल प्राप्त होता है प्राथमिक उद्योगों से, उनको तैयार माल में परिवर्तित करके उनको बेचा जाता है, उनसे आय प्राप्त होती है। तुम्हारा प्राथमिक क्षेत्र हो गया, द्वितीय क्षेत्र हो गया, तृतीय क्षेत्र हो गया। अब हम बात करते हैं निर्माण की। तो निर्माण में क्या है? जैसे कि आपने देखा होगा बजट में या न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा कि हमारी भारत सरकार ने आज इतने पुल बना दिए, इस साल में इतने नए रेल मार्गों का निर्माण किया है, इतने सड़क मार्गों का निर्माण किया है। तो वो सारी की सारी चीजें निर्माण में आएंगी। कहाँ आएंगी? निर्माण में आएंगी। निर्माण से संबंधित चीजें क्या है? जैसे कि किसी पुल का निर्माण करना, सड़क का निर्माण करना, सड़क, पुल आदि का निर्माण और विनिर्माण करना। विनिर्माण से आशय ये है, यानी कि पुरानी जो सड़कें हैं जो खराब हो गई हैं, या जो पुराने मार्ग हैं वो खराब हुए हैं, उनको दोबारा बनाना। ये सारी की सारी चीजें किसमें आ गई? तो ये सारी की सारी चीजें आ गई हमारी निर्माण में। अब बात करते हैं कि भारत को ऐसे कौन से 8 प्रमुख उद्योग हैं जिनसे आय प्राप्त होती है। आपके मन में हमेशा डाउट रहता होगा कि आखिर भारत सरकार को कौन सा ऐसा उद्योग है जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, जिसकी वजह से हमारी भारत सरकार चल रही है, हमारा मध्य प्रदेश चल रहा है। तो उनमें 8 प्रमुख उद्योग हैं जिनसे भारत को आय प्राप्त होती है, जिनमें आपका कोयला है, कच्चा तेल है, रिफाइनरी है, प्राकृतिक गैस है, उर्वरक है, सीमेंट है, बिजली है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये हमारे भारत को आय प्राप्त करने के स्रोत हैं। तो आप यहाँ पर डाल लीजिए प्रमुख कोर 8 उद्योग जिनसे भारत को आय प्राप्त होती है। प्रमुख
8 कोर उद्योग, 8 कोर उद्योग जिनसे भारत को आय प्राप्त होती है। तो पहला कौन सा हो गया अपना कोयला, दूसरा आपका क्या हो गया कच्चा तेल, और तीसरा आपका हो गया उर्वरक, चौथा हो गया रिफाइनरी, रिफाइनरी उद्योग, और पांचवा आपका हो गया इस्पात, इस्पात यानी कि लोहा, और छठवां आपका हो गया सीमेंट, और सातवां आपका हो गया बिजली, और आठवां और है एक और है बताते हैं आपको, और आठवां लिख लीजिए आप अपना प्राकृतिक गैस। 8 नंबर पर क्या आ जाएगा प्राकृतिक गैस। तो ये सारे के सारे जो मेन उद्योग हैं जिनसे हमारी भारत सरकार को और मध्य प्रदेश सरकार को कर प्राप्त होता है, टैक्स प्राप्त होता है, राजस्व प्राप्त होता है, जिसकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। और हर साल एक बजट पेश किया जाता है कि इतने राज्यों से हमें ये मिला, इतने राज्यों से हमें ये आय प्राप्त हुई। अब चूंकि हमारे एमपीपीएससी के सिलेबस में यूनिट 6 में साफ साफ दिया गया कि भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की स्थिति को आप बताइए। तो मध्य प्रदेश की स्थिति को हम तरीके से बता सकते हैं। हमारे पास वो सारी की सारी चीजें हमने समझ ली हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, बजट क्या होता है, विकास दर क्या होती है, और जीडीपी क्या है, प्राथमिक उद्योग क्या है, द्वितीयक उद्योग क्या है, तृतीयक उद्योग क्या है, निर्माण में क्या चीजें आएंगी। तो ये सारी की सारी चीजें हमने समझ ली हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे अपने बजट की कि बजट कैसे पेश हुआ और क्या हुआ। तो अब यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। तो आप एक साइड डाल लीजिए भारतीय अर्थव्यवस्था, और एक साइड डाल लीजिए आप मध्य प्रदेश की स्थिति। ठीक है, इस तरीके से आपको डाल लेना है। अब यहाँ पर जो मैं पॉइंट आपको सिखाऊंगा ये क्लास इसी साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए आप जब भी पढ़ोगे तो आपको सिर्फ यहाँ पर बस डाटा चेंज करना है, पूरा का पूरा नोट्स आपका ऐसे ही काम आएगा। कभी भी किसी भी साल में आप कोई सा भी एग्जाम देंगे तो आपको अर्थव्यवस्था के नोट्स अलग से बनाने नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पर भारत सरकार ने क्या कहा है, तो यहाँ पर भारत सरकार ने कहा है कि मतलब जो लक्ष्य था विकसित भारत को करने का लक्ष्य रखा था, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्ष्य क्या लिखेंगे अपन, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्ष्य 5 ट्रिलियन डॉलर रखा गया था। कितना रखा गया था 5 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन डॉलर रखा गया था। ये कब रखा गया था 2023-24 का जब बजट आया था उसमें रखा गया था। जो बढ़कर 2024-25 के बजट में, 2024-25 के बजट में 7 ट्रिलियन हो गया है, यानी कि 7 ट्रिलियन का लक्ष्य बना दिया है। पहले क्या कहा था इन्होंने कि मतलब जो भारत सरकार का जो लक्ष्य है, पहले इन्होंने ये कहा था कि हम 2023-24 तक, कब तक बात की थी, जब पिछले साल बजट पेश किया था भारत सरकार ने, तब ये कहा था कि हम 2023-24 में अपना जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको हम 5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाएंगे। मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था, जो हमारी पूंजी होगी वो हमारे पास कितनी होगी 5 ट्रिलियन डॉलर तक होगी। लेकिन अब जो बजट पेश हुआ है 2025 का, 2024-25 का, उसमें इन्होंने इस लक्ष्य को 5 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ाकर कितना कर दिया है 7 ट्रिलियन डॉलर। तो यहाँ पर अपन ने क्या लिखा 2024-25 के बजट में 7 ट्रिलियन डॉलर कर दिया गया है, कर दिया गया है। अब मध्य प्रदेश सरकार का इसमें क्या योगदान रहेगा, जैसा कि मैंने बताया था कि भारत सरकार के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि मान के चलिए भारत एक पिता है और उसके 36 पुत्र हैं, और हर व्यक्ति उसको कितना कितना, या हर पुत्र उसका कितना कितना पैसा देगा कमा के। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार क्या करेगी, तो मध्य प्रदेश सरकार ने
मध्य प्रदेश सरकार ने, यहाँ पर अपन लिखेंगे मध्य प्रदेश सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए 550 बिलियन डॉलर देने के लिए कहा है। 550 बिलियन डॉलर देने का लक्ष्य रखा है, मतलब भारत कह रहा है कि जो 2023 में हमने बजट पेश किया उसमें हम अपनी अर्थव्यवस्था 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाएंगे, और जो हमने बढ़ाकर 2024 में 7 ट्रिलियन डॉलर तक इसका लक्ष्य रख दिया। तो मध्य प्रदेश सरकार कह रहा है कि यदि आप इतना करेंगे तो हम भी आपको 550 बिलियन डॉलर आपको योगदान में देंगे, जिससे कि अर्थव्यवस्था आपकी मजबूत बनी रहे। मतलब एक पिता अपने पुत्र से क्या चाहता है कि तुम भैया बड़े हो गए हो, सर्वश्रेष्ठ हो, तो हमको कमा कर दो। तो मध्य प्रदेश ने भी कह दिया है कि हम तुमको 550 बिलियन डॉलर देंगे। कब देंगे? 2024-25 के बजट में इन्होंने कह दिया है। और 2024-25 का बजट किसने पेश किया है वो मैंने अभी बता दिया था आपको, पीछे जगदीश देवड़ा ने किया था। अब दूसरा पॉइंट अपन लिखेंगे यहाँ पर, तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। विकसित भारत यानी कि भारत सरकार कह रही है कि विकसित भारत हमारा कब तक होगा, तो 2047 तक। कब तक? तो विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, मतलब हमें पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश किया गया। क्या किया गया? केंद्रीय बजट पेश किया गया। तो ये कब किया गया था? निर्मला सीतारमण द्वारा कब किया गया था? 23 जुलाई 2024-25 को का केंद्रीय बजट पेश किया गया। इसमें थीम क्या रखी गई? तो इस लक्ष्य की थीम रखी गई आपकी क्या? विकसित भारत। आजकल थीम से क्वेश्चन बहुत बनने लगे हैं कि हमारे बजट की इस बार की थीम क्या थी, तो यहाँ पर थीम क्या रखी गई? विकसित भारत। अब इसी टोन में टोन मिलाते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने भी कह दिया कि विकसित भारत को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, मतलब विकसित भारत में या विकसित भारत को ऐसे लिख लीजिए, विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। अब जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसने भी बजट पेश कर दिया, तो उसने बजट की पेश के लिए क्या किया? उसने थीम क्या रख दी? जनता का बजट जनता के लिए। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो 2024-25 का बजट पेश किया गया उसकी थीम क्या है? जनता का बजट जनता के लिए, जनता का बजट जनता के लिए। तो यानी कि इन्होंने थीम अपनी क्या रख दी? इन्होंने भारत में थीम रखी थी कि विकसित भारत, और इन्होंने क्या रख दी? जनता का बजट जनता के लिए। यदि आपने इतना लिख लिया हो तो आप लिख लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन इन पॉइंटों को आपको विशेष रूप से ध्यान करना है कि विकसित भारत की इनकी थीम थी, भारत की थीम, और मध्य प्रदेश की क्या थी? जनता का बजट जनता के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो बजट पेश किया था भारत सरकार ने, तो इसके 4 पिलर थे। कितने पिलर थे? 4 पिलर थे। कौन कौन सा? बेरोजगार, मध्यम वर्ग, महिला और किसान। हर साल बजट में यही बात की जाती है कि आपने बेरोजगारों के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, और उद्यमी वर्ग के लिए क्या किया, और महिलाओं के लिए, हमारी लाडली बहनों के लिए आपने क्या किया। तो ये 4 जो पिलर हैं उन पिलर के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? भारतीय बजट 2024-25 में 4 प्रमुख
चार प्रमुख स्तंभ, चार प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं आपका? बेरोजगार, मध्य वर्ग, महिला और किसान। किन पे चर्चा की गई? चार प्रमुख वर्गों पर चर्चा की गई। किस किस पर? बेरोजगार, मध्य वर्ग, महिला और किसान। अब यदि आपको ये चारों वर्ग याद नहीं होते हैं तो उसका एक सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला है, बेरोजगारी मध्यम वर्ग की महिला किसान से मिली। ट्रिक हो गई अपनी, बेरोजगारी मध्यम वर्ग की महिला किसान से मिली। तो इस तरीके से क्या पूछा जाता है बजट में? यही तो पूछा जाता है कि हमारे जो भारतीय बजट पेश हुआ है इस बार, उसमें क्या पिलर रखे गए हैं कि इस पिलर के चार स्तंभ कौन कौन से हैं? तो हमको क्या है? बेरोजगारी मध्यम वर्ग की महिला किसान से मिली। तो इन्हीं के बारे में चर्चा की गई है और 9 पॉइंटों पर प्राथमिकता दी गई है। कितने को? तो किसान पर चर्चा करके 9 बिंदुओं को प्राथमिकता दी गई है। 9 बिंदुओं को प्राथमिकता दी गई है। अब पहला बिंदु कौन सा है? तो समझिए, यहां पर किसान के लिए इन्होंने क्या किया? कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, कृषि में उत्पादकता और लचीलापन। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा? आपके वर्ग कितने हैं? 1 2 3 4। तो उन्होंने कहा कि चारों वर्ग हैं, इन चारों वर्गों में समाहित मानव संसाधनों का विकास भी होना चाहिए। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे? समावेशी मानव संसाधन एवं विकास। अब भैया इन्होंने विकास की बात कर दी। अब जब तुम विकास करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? नई नई फैक्ट्रियां लगानी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर फिर उन्होंने क्या किया? समावेशी मानव संसाधन और विकास। तो विकास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रोजगार देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे? रोजगार। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण, रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण। अब भैया रोजगार आप दोगे तो आपको क्या लगानी पड़ेंगी? फैक्ट्रियां यानी कि निर्माण करना पड़ेगा आपको उद्योगों का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन? उद्योगों का निर्माण या विनिर्माण। क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर? विनिर्माण और सेवाएं, विनिर्माण और सेवाएं। तो यहाँ पर ये हो गया चौथा पॉइंट। अब इसके बाद जब आप विनिर्माण और सेवाएं देंगे तो उससे पहले आपको गांव को क्या बनाना पड़ेगा? तो गांव को आपको शहरीकरण करना पड़ेगा गांव का। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? शहरीकरण। फिर अब जब आप गांव को शहर बनाओगे और विनिर्माण या फैक्ट्री वगैरह लगाओ तो आपको क्या आवश्यकता होगी? विद्युत की आवश्यकता होगी। तो अगला आप क्या करेंगे? बिजली उत्पादन। क्या करेंगे आप? बिजली निर्माण यानी कि ऊर्जा सुरक्षा। यहाँ पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ऊर्जा सुरक्षा। ऊर्जा तो भैया बिजली हो गई ना, तो यहाँ पर कोष्टक में आप क्या लिख सकते हैं? ऊर्जा कोष्टक में बिजली, समझने के लिए। तो ऊर्जा सुरक्षा। अब उसके बाद ये बात आती है कि आपने ये सारा का सारा रोड मैप तैयार कर लिया, इसकी विचार प्रणाली पेश कर ली, तो उसका एक अनुमंत्रण पत्र भी होना चाहिए। तो अपन इस पर क्या लिखेंगे? इसका लिखेंगे आगे जाकर अपन आधारभूत संरचना। अगला पॉइंट क्या होगा? आधारभूत संरचना, यानी कि इसका खाका क्या है? तो लिखेंगे अपन यहाँ पर आधारभूत संरचना। अब 8वां पॉइंट क्या हो जाएगा? इन्होंने मतलब इस आधारभूत संरचना प्रपत्र में ये सारी की सारी चीजें बता दी कि कृषि में उत्पादकता और लचीलापन लाएंगे। इन चारों वर्गों में 1 2 3 4 चारों वर्गों में जितने भी मानव समावेश हैं उनके लिए संसाधन और विकास के साधन उपलब्ध कराएंगे। भैया जो रोजगार बेरोजगार हैं उनको हम रोजगार और कौशल प्रशिक्षण देंगे। जब आप रोजगार और कौशल प्रशिक्षण दोगे तो आपको निर्माण करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा? फैक्ट्रियों का। उसी के बाद आप सेवाएं दे पाएंगे। इसके बाद जब भी आप कहीं पे भी ये सारी की सारी चीजें करोगे तो सबसे पहले आपको गांव को शहर बनाना पड़ेगा, और जब आप गांव को शहर बनाओगे तो उद्योगों के निर्माण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? भैया विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत यानी कि बिजली, और बिजली यानी कि ऊर्जा।
तो ऊर्जा के लिए हमने क्या किया, ऊर्जा सुरक्षा। अब इन्होंने कहा ये सारी की सारी चीजें हमने किस में लिखी, तो हमारा बेस है आधारभूत संरचना, इस प्रपत्र में हमने सारी की सारी चीजें लिख दी। तो ये आपके हो गए हमारे 7 पॉइंट। अब ये कह रहे हैं कि इसमें आपने लिख तो दिया, ये सारी की सारी चीजें तैयार हो गई। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, कोई नई आपकी योजना है, तो नई योजना है, बिल्कुल है नई योजना। तो नई योजना हमारी क्या होगी, नवाचार अनुसंधान एवं विकास। क्या लिखेंगे, नवाचार अनुसंधान एवं विकास। यानी कि ये सारी की सारी चीजें होने के बाद हम नए विचार लाएंगे, नए अनुसंधान लगाएंगे और उसके बाद हम और अच्छे तरीके से विकास करेंगे। और नवा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, तो नवा पॉइंट हमारा हो जाएगा अगली पीढ़ी में सुधार। जब हम ये सारी की सारी चीजें उपलब्ध करा देंगे तो हमारी ऑटोमेटिक अगली पीढ़ी सुधर जाएगी। तो क्या लिखेंगे, अगली पीढ़ी में सुधार, अगली पीढ़ी में सुधार। तो इन 9 बिंदुओं पर चर्चा हुई है हमारे बजट में और 4 वर्ग हैं, जैसा कि आपने यहाँ पर देख लिया है। अच्छे से आपको ये पॉइंट समझ में आ चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ। नहीं आए होंगे तो दोबारा रिकॉल कर दूंगा। ये सारे के सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए या समझाऊं एक बार और। तो एक देखिए, देखो भारतीय बजट 2024-25 में 4 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई है। कौन कौन से 4 प्रमुख बिंदु हैं, बेरोजगारों के लिए बात हुई है, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बात हुई है, महिलाओं के लिए बात हुई है, महिला कौन, हमारी जो लाडली बहना है, और किसानों के लिए बात हुई है। तो हमेशा बजट में जब इन 4 चीजों पर फोकस किया जाता है तभी बजट पेश किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, किसानों के लिए भैया इन्होंने क्या कहा कि कृषि में हम उत्पादकता को बढ़ाएंगे और लचीलेपन को लाएंगे। इसके बाद 1 2 3 4 जो चारों वर्ग हैं इनमें कोई ना कोई तो व्यक्ति रहा होगा, कोई ना कोई मानव, मतलब इसमें जो भी मानव संसाधन है, जो मानव रह रहे हैं उनके लिए क्या किया जाएगा, इनमें समावेश मानव संसाधन, उनके लिए पर्याप्त कृषि के संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे और उनका अच्छे स्तर पर विकास किया जाएगा। इसके बाद रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, किसके लिए, बेरोजगारों के लिए। जो हमारे युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार बनाने के लिए हम क्या करेंगे भैया, रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे, उनको कौशल प्रशिक्षण देंगे, उनको सिखाएंगे कि आपको इस स्किल को आपको अपनाना चाहिए, जिसके बाद आप अच्छे से अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। जब भैया हम इतनी सारी चीज करेंगे तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, विनिर्माण और सेवा यानी कि उद्योगों या फैक्ट्रियों को हमको लगाना पड़ेगा, तभी तो हम सेवा दे पाएंगे, स्किल उनको सिखा पाएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गाँव का शहरीकरण करना पड़ेगा। और जब गांव का शहरीकरण करेंगे, उद्योग लगाएंगे या फैक्ट्री लगाएंगे, सेवाएं देंगे, उसके लिए हमें क्या आवश्यकता होगी, बिजली की आवश्यकता होगी, विद्युत की आवश्यकता होगी। तो विद्युत बिजली यानी कि ऊर्जा, तो हमने ऊर्जा सुरक्षा लिख दिया। इसके बाद हमारा जो ड्राफ्ट है उसमें ये सारी की सारी चीजें लिख दी, हमारे बेस में लिखा हुआ तो हमने लिख दिया आधारभूत संरचना। इसके बाद अब आगे की हमारी प्रोसेस क्या है, तो इसके ये सारा काम करने के बाद हम नए नए और विचार लाएंगे, नए अनुसंधान लगाएंगे और फिर और अच्छे तरीके से विकास करेंगे। इसके बाद हमारी अगली पीढ़ी में सुधार आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी की सारी चीजें इसमें समझ में आ गई होंगी। अब मध्य प्रदेश में क्या रहा तो उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार ने आगामी 5 वर्षों के बजट को दोगुना कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने इस लक्ष्य को देखते हुए बजट को कितना कर दिया, दोगुना कर दिया। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन बिंदुओं को देखते हुए आगामी बजट को दुगना कर दिया। अब मध्य प्रदेश सरकार ने कहा भैया जब तुम इतनी सारी की सारी चीजें करोगे तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, पूरा का पूरा योगदान देंगे। तो इन्होंने दुगना कर दिया। और जो हमारी वृद्धि दर थी, कितनी वृद्धि दर थी 2013-14 में, वो 23-24 में, जो हमारी 2023 में वृद्धि दर थी 23-24 में कितनी थी, 8%। और इसको क्या कर दिया, जो बढ़ाकर 2024-25 के बजट में 16% कर दिया भैया। क्या कर दिया इन्होंने, 16% कर दिया। तो ये हो गया हमारा इसका पॉइंट। अब बात करते हैं हम मध्य प्रदेश में विकास दर की और बजट की कि कितना भैया बजट पेश किया गया। तो इसको मिटा दूं मैं, आपने नोट कर लिया होगा, कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं, अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं।
अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं बजट की। सबसे पहले हमने पॉइंट क्या उठाया था अर्थव्यवस्था में? बजट। उसके बाद क्या उठाया था हमने? जीडीपी, विकास दर। तो अब हम बजट की बेस बात कर रहे हैं कि बजट हमारे भारत सरकार का कितना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन पॉइंट, भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार का केंद्रीय बजट, केंद्रीय बजट 2024 और 25 का कितना है? 41.28 लाख करोड़। कितना है? 28 लाख करोड़ है। अब इतना अगर हम पूरा ना याद करें पॉइंटों में तो हम 41 लाख करोड़ कर सकते हैं, काम चल जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने कितना बजट पेश किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बजट 2024 और 25 कितना पेश किया गया? तो ये है हमारा 3 लाख करोड़। कितना है? 3 लाख करोड़। मोटा मोटा आइडिया अगर बात करें तो पूरा कितना है? 3,65,067 करोड़। कितना है? 3,65,067 करोड़ रुपए। तो ये पेश हुआ है। और यहाँ पर ये कितना हुआ है? 41 लाख करोड़। अब मोटे मोटे डाटा याद रख लो, पूरा याद रखोगे पूरा आप भूल जाओगे, और मोटे मोटे डाटा याद करने से ये आपका पीछे का तो उसमें मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर इसका रख लो कितना? 41 लाख करोड़। क्योंकि संख्या इसकी कितनी है? भारत की जनसंख्या यदि आप बात करें तो भारत की जनसंख्या ज्यादा, मध्य प्रदेश की जनसंख्या कम है। तो मध्य प्रदेश की संख्या यहाँ पर कम है तो कम बजट होगा। तो यहाँ पर कितने की बात हो रही है? 41 लाख करोड़ की। और यहाँ पर कितने की बात हो रही है? 3,65,700 करोड़ की। तो यहाँ पर 65,067 करोड़ ना याद करके अपन कितना याद कर लो? 3 लाख करोड़। और इधर कर लो अपन कितना? 41 लाख करोड़। ट्रिक अगर देख लो ये कितना? 41 लाख करोड़, ठीक है। और इसका कितना? 3 लाख करोड़। अब कैसे अपन को याद करना है? देख लो, भारत का अपन ने याद कर लिया, 4 में से 1 गए, कितने बचे? 3। सीधा सीधा कितना हो गया? 3 लाख करोड़। भारत का कितना है? 41 लाख करोड़। और इसका कितना हो गया? 4 में से 3। छोटा है तो छोटा हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम विकास दर की, ठीक है। विकास दर, केंद्रीय बजट, केंद्रीय बजट 2024-25 में, 24-25 में लिख लीजिए, केंद्रीय 2024-25 में भारत की विकास दर, भारत की विकास दर कितनी है? भारत की भैया विकास दर तो 8.2। कितनी है? 8.2 विकास दर भारत की रही है। जो क्या है? वास्तविक जीडीपी है। जो वास्तविक जीडीपी है, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर मध्य प्रदेश की आप लिखेंगे तो कितनी हो जाएगी? 6.1। तो लिख लीजिए यहाँ पर, इधर इसी तरह मध्य प्रदेश की क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर? बजट, मध्य प्रदेश सरकार बजट, मध्य प्रदेश सरकार बजट 2024-25 में विकास दर कितनी है? 6.1% रही, ठीक। जो वास्तविक, अब यहाँ पर अपन जीडीपी लिखेंगे या जीएसडीपी लिखेंगे? जीएसडीपी। जो वास्तविक जीएसडीपी है, हो गया? ये हो गया। चलो अब इसको मिटाते हैं। अब ये अपन ने क्या देख लिया? विकास दर देख ली। अब अपन देखेंगे जीडीपी का आकार, ठीक है। अपन ने अभी क्या देखी थी? जीडीपी। जीडीपी में विकास दर पूरी परिभाषा, पूरी डेफिनेशन में बता चुका हूं, तो कंफ्यूजन वाला कोई पॉइंट है नहीं। अपन क्या देखेंगे यहाँ पर? अपन देखेंगे जीडीपी का आकार कितना है। तो भारत सरकार का जीडीपी का आकार की अपन बात करेंगे तो जीडीपी का आकार आपका 393 ट्रिलियन डॉलर कितना है? यहाँ पर लिखेंगे अपन भारत का जीडीपी आकार
2024-25 बजट में 2024-25 बजट में 393 ट्रिलियन डॉलर है। कितना है? 393 ट्रिलियन डॉलर है। और 1980 के बाद, मतलब भारत सरकार ये कह रही है हमारा जो बजट है वो कितना है? 393 ट्रिलियन डॉलर है। जब हमारी 1980 की बात की जाए, 1980 यानी कि देश हमारा कब स्वतंत्र हुआ? 1947 में। और उसके कुछ सालों बाद 1980 में जो विकास दर थी, जो जीडीपी थी हमारी, जीडीपी का आकार तब से लेकर अब तक कितना बढ़ गया? 21 गुना। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? 1980 से लेकर अब तक भारत की जीडीपी 21 गुना बढ़ चुकी है। 21 गुना बढ़ चुकी है। और 14 जून 2024 को क्या हुआ? मतलब इतनी बढ़ गई। और 14 जून 2024 को, जुलाई में हमारा जो बजट पेश होता है तो उससे पहले क्या है, सारी की सारी रिपोर्टें आ जाती हैं। तो यहाँ पर 14 जून 2024 को जब रिपोर्ट आई तो हमारी अर्थव्यवस्था भारत की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। तो 14 जून 2024 को रिपोर्ट सूचकांक में भारतीय अर्थव्यवस्था देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। मतलब अब हमारा स्थान पूरे देश में, यानी कि पूरे, अगर विश्व की अपन बात कर रहे हैं तो 5वीं अर्थव्यवस्था में अपना नंबर आता है। कितनी है? 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। अब देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश में क्या बात हुई। ये तो हो गई भारत की बात। किसमें बात चल रही है? जीडीपी का आकार। अब मध्य प्रदेश में जीडीपी का आकार क्या रहा? तो मध्य प्रदेश में जीडीपी का आकार 2023-24 में क्या लिखेंगे यहाँ पर? बजट 2023-24 में कितना था? 6,60,000, यानी कि लाख करोड़ था। कितना था? 6,60,000 करोड़, 6,60,363 करोड़, 6,60,363 करोड़। ठीक, ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, 6,60,363 करोड़ रुपए। ठीक, तो ये कितना था? 2023 और 24 में। अब अपन पूरा याद ना करके अपन खाली इतना कर लो ना, 6.5 लाख। कितना कर लो? 6.5 लाख। कितना है? कब है ये? 2023-24 में। लेकिन जब 2025 का बजट पेश किया गया, 2024 और 25 में, तो क्या हुआ था? दुगना कर दिया था। तो अब अपना कितना हो गया? ये हो गया अपना 15 लाख हो गया। कितना हो गया? 15 लाख करोड़। तो अपन को मोटे मोटे आंकड़े याद करके जाने हैं, पूरा याद करोगे तो नहीं होगा। अगर पूरा आपको लिखना है तो पूरा मैं बता देता हूं, पूरा आपका होगा 15 करोड़ और 22,220। यहाँ पे आप लिख सकते हो 15,22,220, यानी कितना हो जाएगा? 15,22,220 करोड़। तो ये अपना हो गया इसमें। तो आप यहाँ पर ये पॉइंट नोट कर लीजिए। मध्य प्रदेश की जीडीपी अपनी कौन सी? क्या आ गई? जीएसडीपी। यहाँ पर क्या लिखते हैं अपन? जीएसडीपी। ये जीडीपी का आकार और ये इतना योगदान इसमें ये अपना मध्य प्रदेश दे रहा है। अब जो वृद्धि हुई है वह वृद्धि कितनी हुई है? चालू। तो वृद्धि कितनी हुई है? तो वृद्धि यहाँ पर देखेंगे, वृद्धि पिछले साल की तुलना में, पिछले बजट की तुलना में वृद्धि हमने कितनी की है? तो वृद्धि हमने की है 0.6% की वृद्धि की है।
तुलना में 0.6% की है। तो ये हो गया हमारा जीडीपी का आकार। अपन ने विकास दर देख ली, बजट देख लिया, जीडीपी का आकार देख लिया। अब अपन देखेंगे कि प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों से क्या क्या आय होती है। अब यहाँ पर आपको लिखना है प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। एक गोला सा आप इस तरीके का बना लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे आप लाइन कर दीजिए और इसमें यहाँ पर लिख दीजिए प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। फिर यहाँ पर लिख दीजिए आप द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, और यहाँ पर आप लिख दीजिए तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। ऐसे ही आप यहाँ पर बना लीजिए गोला मध्य प्रदेश का, और यहाँ पर आपको लिखना है जीडीपी का, जीडीपी का क्षेत्रवार विभाजन, क्षेत्रवार विभाजन। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है प्राथमिक क्षेत्र, और यहाँ पर आपको लिखना है द्वितीयक क्षेत्र, और यहाँ पर आपको लिखना है तृतीयक क्षेत्र। तो कितने क्षेत्रों से कितनी क्या आय होती है तो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर है आपका 19,7,54, कितना है 19,25,54, 19,25,54, 19,25,54, ये हो गए इनके प्रतिशत। अब पॉइंटों में अगर अपन बात करें तो पॉइंट हो जाए कितने 6,7,7, कितना हो जाएगा आपका 19.6%, ठीक है, 19.6%, 25.7% और 54.7%। यानी कि भारत के प्राथमिक क्षेत्र से कितनी आय होती है 19.6%। प्राथमिक क्षेत्र से कितनी है 19.6%। द्वितीय क्षेत्र से कितनी है 25.7%, और तृतीय क्षेत्र से आय भारत को कितनी है 54.7%। यदि हम टोटल आय 100 रुपए माने, कितनी माने 100 रुपए यदि हम टोटल आय मानते हैं, यदि हम टोटल आय कितनी माने, टोटल आय यदि हम, अब देखिए यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र से कितनी आय हो रही है भारत को 19.6%। प्राथमिक क्षेत्र क्या है मैंने बताया था कि कृषि, कृषि से उत्पादित वस्तुएं। अब भारत में कृषि से कितनी आय हो रही है 19.6%, और यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश की यदि बात करें कितनी हो रही है 45.53%। अब हम मान के चलते हैं भारत की टोटल आय कितनी है 100 रुपए, कितनी है टोटल आय 100 रुपए है, और मध्य प्रदेश की आय टोटल मान के चलते हैं कितनी है 10 रुपए है। तो मध्य प्रदेश 10 में से 4.5 रुपए किसको देता है भारत को देता है, कितने देता है 4.5 रुपए कितने देता है भारत को देता है। तब भारत की आय कितनी होती है प्राथमिक क्षेत्र से 19.6%। इसी तरीके से यदि भारत की आय कितनी है 100 रुपए में से कितनी 25.27%, तो मध्य प्रदेश हमारा 10 में से कितने परसेंट दे रहा है 10% में से 18%, यानी कि ये इतना तुम्हारा दे रहा है। मान के चलिए पूरा जो परसेंट है 100% रेशियो पर निकाल के चलते हैं किसी भी चीज का, तो यहाँ पर कितना दे रहा है 18.47। तो अब ये कितनी हो रही है द्वितीय क्षेत्र की 25.7%। ऐसे तृतीय क्षेत्र से 36%, यानी कि 10 में से 3.5 रुपए जो मिलते हैं मध्य प्रदेश को वह किसको देता है भारत को। तब भारत की जाकर कितनी होती है 54.7%। तो ये हो गया हमारा जीडीपी का क्षेत्रवार विभाजन। अब जीबीए के आधार पर हम 2 आंकड़े और याद करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे चर्चा करेंगे। मिटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। अब बना लीजिए जीबीए के आधार पर, जीबीए के आधार पर 2 गोले ऐसे ही बना लीजिए जैसे अभी आपने बनाए थे, एक मध्य प्रदेश का और एक भारत का। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप प्राथमिक क्षेत्र, यहाँ लिख दीजिए द्वितीय क्षेत्र, और यहाँ लिख दीजिए आप तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। जैसे यहाँ पर आप प्राथमिक क्षेत्र, यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र, और यहाँ पर आप लिख दीजिए
तृतीयक क्षेत्र। अब यहाँ पर कितनी कितनी आय हो रही है दोनों से वो अपन देख लेते हैं। तो 2.1 यहाँ पर हो रहा है 2.1%, यहाँ पर हो रहा है 9.7% और यहाँ पर नीचे हो रहा है कितना आपका 7.6%। तो ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े आपको याद करने पड़ेंगे। इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो इसमें भी कोई ट्रिक होती तो मैं बता देता। तो इसमें कितनी है 3.4% और इधर है 7.4% और ये है आपकी कितनी 6.9%। ये आंकड़े हैं अपने 23-24 के हिसाब से। किसके अनुसार? आर्थिक सर्वेक्षण 23-24, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, वही सेम कंडीशन है। यदि 3%, 3.4% मध्य प्रदेश को आय होती है तो वो अपना हिस्सा जो होता है वह भारत को देता है। तो भारत की कितनी होती है 2.1%, यानी कि टोटल आय अपन मान के चलते हैं यदि 100% इसकी है और इसकी 10% है, जब ये इसका पुत्र है, इसका हिस्सा है, तो इसकी आय थोड़ी कम होगी। तो इतना जो राजस्व आता है वह भारत सरकार को देता है। तो इस तरीके से हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति भारत में हमने दर्शा दी है। आज के अब जो अगला वीडियो बनेगा उस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके आगे वाले पार्ट में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ।